बेटा ये अपना वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ वेक्टर। अब बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स है, आप उसको लिखेंगे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 then vectors are said to be like vector or parallel vector। तो देखो बेटा like vector या फिर parallel vector, इसका क्या मतलब है बेटा कि दो वेक्टर है A एंड B। तो आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ सकते हैं कि A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड से छोटा है, और साथ साथ A और B के बीच का एंगल क्या है बेटा 0। तो एंगल बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा बेटा 0। क्लियर है कि नहीं? तो अगर बेटा दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो 0 हो तो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे बेटा लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। वैसे बेटा दूसरा है अलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, टू वेक्टर्स A एंड B आर सेड टू बी alike or anti-parallel vector if the angle between them is 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा alike वेक्टर क्या होगा, alike वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका क्या मतलब है बेटा कि अगर A और B दो वेक्टर है सच दैट दोनों के बीच का एंगल क्या बेटा 180 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। तो एंगल बिटवीन A एंड B कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। क्लियर है? वैसे ही बेटा तीसरा है ऑर्थोगोनल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर। तो लिखेंगे टू वेक्टर्स A एंड B आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होगा बेटा, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो आप दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब बोलेंगे, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो बेटा 90 डिग्री हो, जैसा कि यहाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा बेटा एंगल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, देखिए जब आप किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे किसी भी एंगल से तब क्या होगा। जैसे देखो यही मार्कर है बेटा, इस मार्कर को आप वेक्टर मान लीजिए। अभी इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर। मान लो इधर ईस्ट है, इधर क्या है वेस्ट, फिर इधर क्या हो जाएगा बेटा नॉर्थ, इधर साउथ, ऊपर अप, नीचे डाउन। तो देखो तो अगर इस वेक्टर को मैं रोटेट करूं, अभी मैंने कितने डिग्री से रोटेट किया बेटा 90 डिग्री से, तो क्या हो गया, क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला, जवाब है नहीं। लेकिन क्या हो गया बेटा, जो वेक्टर पहले वेस्ट में था अब उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया अपवर्ड। फिर
मैं कितने से घुमा दिया बेटा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से घुमा दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो वेक्टर बेटा पहले वेस्ट में था अब वो वेक्टर क्या बेटा ईस्ट में, तो इस बार क्या हो गया बेटा फिर से डायरेक्शन चेंज। फिर अगर 270 से घुमाऊं तो डाउनवर्ड हो जाएगा, और वापस अगर मैं 360 से घुमा दूं तो वापस डायरेक्शन किधर हो जाएगा बेटा वेस्ट में। यानी जब आप किसी वेक्टर को किसी एंगल से घुमा रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो देखो बेटा ये वेक्टर ए है, मैंने इसको थीटा से घुमाया, अब इस थीटा की क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा, थीटा 0 हो सकता है, 20, 40, 60, 90, 180, 270, 360, 450 इसी तरीके से बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे बेटा अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो n इंटू क्या बेटा 2 पाई, जैसा कि आपने मैथ्स के फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि 2 पाई मतलब बेटा रेडियन, या फिर थीटा क्या हो n इंटू 360 डिग्री, वेयर n इज इक्वल टू क्या बेटा इंटीजर 1 2 3 4 इस सलीके का है। तो देखो तो बेटा अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो थीटा क्या आएगा 360, मतलब ये वेक्टर घूम के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी इस वेक्टर को क्या मान रखा है बेटा b, तो अगर थीटा इस ऑर्डर में है तो सोचो तो बेटा क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला है, नहीं, क्या डायरेक्शन बदला है, नहीं। तो अगर ऐसा रहे एंगल ऑफ रोटेशन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 और 2 पाई, तो क्या a और b अलग अलग वेक्टर होगा या सेम वेक्टर होगा, तो आंसर क्या होगा बेटा सेम वेक्टर, a इज इक्वल टू क्या बेटा b। लेकिन बेटा इसी में अगर थीटा इज नॉट इक्वल टू n इंटू 360 यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, या फिर n इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन, तो इस केस में क्या होगा बेटा वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा 90 से घुमाया था तो जो वेक्टर वेस्ट में था वो वेक्टर क्या हो गया था बेटा अपवर्ड, तो उस केस में इस केस में क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर get changed and hence a is not equal to b। क्लियर है बच्चों, चलो लिख लो। अब देखो बच्चा यहीं पे देखेंगे अगर थीटा क्या रहे बेटा 180 डिग्री, तो क्या होगा थीटा अगर 180 रहा तो a इधर और b इधर, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा सेम, लेकिन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट। तो इस केस में वेक्टर क्या हो जाएगा क्या बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर और अलाइक वेक्टर। लेकिन वही बेटा अगर थीटा 360 हो, जैसे ये है मैंने इसको 360 से घुमा दिया वापस यही पहुंच गए, तो इस केस में क्या हुआ बेटा दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा, और चूंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है इसलिए ऐसे वेक्टर क्या हो जाएंगे लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। चलो नोट डाल के लिख लो इसको। नेक्स्ट हेडिंग देना बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। जब आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब क्या होगा। देखो बेटा थ्रू आउट द फिजिक्स आपको ऐसा बहुत बार मिलेगा, जैसा कि आप देखे होंगे F इज इक्वल टू एम ए, क्लियर है कि नहीं। फोर्स क्या है बेटा वेक्टर, एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर, लेकिन मास क्या है बेटा स्केलर। यानी अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा बेटा, क्या अपने को वही वेक्टर मिलेगा या कुछ नया मिल जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन एक अलग वेक्टर है और फोर्स एक अलग वेक्टर है, यानी जब मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा चेंज। उसी तरीके से देखो बेटा v इज इक्वल टू
u प्लस ए टी आपने पढ़ा है कि नहीं। अब बेटा इफ u इज इक्वल टू 0 तब क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी। ये भी अपने को मिलेगा कि नहीं। तो देखो बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, टी क्या बेटा टाइम जो कि एक स्केलर है। तो सवाल यह है जब मैंने वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या वही वेक्टर मिला या कोई नया वेक्टर मिल गया। तो अपने को फिर से नया वेक्टर मिल गया। उसी तरीके से बेटा आप देखोगे P इज इक्वल टू एम वी। P क्या बेटा लीनियर मोमेंटम, M क्या है मास, V क्या बेटा वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसको मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मुझे एक नया वेक्टर मिल रहा है। उसी तरीके से बेटा आप 12th में देखोगे F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये इस पे क्या कैसे आता है ये सब आप बिल्कुल नहीं सोचना, आप भूल जाओ कि ये सब कुछ है। बस ये समझो F के ऊपर एरो लगा मतलब वेक्टर है और E के ऊपर एरो लगा मतलब ये भी एक वेक्टर है। जबकि Q क्या बेटा स्केलर, F क्या बेटा फोर्स और E क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, जब जब मैं वेक्टर को स्केलर से इनटू कर रहा हूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिल जा रहा है। यानी बेटा व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी देन इट विल गेट चेंज्ड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है। अब बात होगी बेटा उसके डायरेक्शन की। तो देखो तो बेटा यहां समझो कि अगर एक्सेलरेशन प्लस एक्स में, मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन प्लस एक्स में है तो m इंटू ए भी क्या होगा प्लस एक्स में ही होगा। यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा प्लस एक्स में, अगर एक्सेलरेशन प्लस एक्स में। इसमें देखो तो बेटा अगर एक्सेलरेशन प्लस वाई में और टाइम का भी नेगेटिव होता नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो अगर ये प्लस वाई में तो प्लस वाई इंटू क्या बेटा सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या मिलेगा प्लस वाई ही मिलेगा। यानी ये वेक्टर क्या होगा बेटा अभी भी प्लस वाई में रहेगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी क्या होगा लीनियर मोमेंटम विल बी पैरेलल टू वेलोसिटी। लेकिन बेटा यहाँ पे चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। क्यों क्या बेटा पॉजिटिव और क्यों क्या बेटा निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव हुआ बेटा तब क्या, तो अगर पॉजिटिव हुआ ध्यान से समझना इसको, अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा F E के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं। F विल बी पैरेलल टू E, मतलब कैसा वेक्टर बेटा लाइक वेक्टर। लेकिन वही बेटा अगर Q निगेटिव हुआ तब क्या हो जाएगा, अगर Q निगेटिव हुआ तब क्या हो जाएगा बेटा F विल बी एंटी पैरेलल। इस साइन को क्या पढ़ोगे एंटी पैरेलल यानी अलाइक वेक्टर। जबकि इन सब में क्या दिख रहा है आपको F पैरेलल टू क्या बेटा A, यहाँ पे क्या बोल सकते हो V पैरेलल टू A, यहाँ पे क्या बोल सकते हो बेटा P पैरेलल टू V। यानी ये सब के सब ये तीनों क्या बेटा लाइक वेक्टर्स है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बेटा लाइक भी मिल सकता है और अलाइक भी, डिपेंडिंग कि आपका जो स्केलर है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो अगर मैं इनको सबको मिला के जनरलाइज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं इन जनरल वेक्टर A इज इक्वल टू क्या बेटा लैम्डा इंटू B। तो इसका क्या मतलब है, अब देखो कि A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड से कितना टाइम्स है बेटा लैम्डा टाइम्स। ठीक है, पहला क्या मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B। और दूसरा क्या मतलब है बेटा, तो वो डिपेंड करेगा लैम्डा पे। अगर लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा क्या बेटा पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हो गया कि A विल बी पैरेलल टू B।
ए विल बी पैरेलल टू बी, मतलब ए एंड बी आर लाइक वेक्टर। वहीं बेटा अगर लैम्डा निगेटिव है, लैम्डा क्या है, निगेटिव, तब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए एंटी पैरेलल टू बी, मतलब अलाइक वेक्टर। क्लियर है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलो लिखो। तो बेटा अभी जो पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन है बेटा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला बेटा बोथ विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स, दूसरा है बोथ विल एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन, तीसरा बेटा बोथ विल एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और चौथा बेटा बोथ विल एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चलो बना। तो देखो बेटा जो लॉजिक यूज होगा वो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है F इज इक्वल टू क्यू ई, और आपको बता भी रखा है। तो देखो बेटा दो सलीके का चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन है और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो आपने देखा कि अगर Q पॉजिटिव है तो 4 प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए Q क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो स्केलर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो उस केस में F क्या हो जाएगा बेटा, विल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं। लेकिन बेटा फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इस बार जो अपना क्या बेटा स्केलर है वो हो गया नेगेटिव, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान रहे बेटा चाहे फोर्स हो या फिर एक्सेलरेशन, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड अ वेक्टर इज सिग्निफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड चेंज तो वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज। क्लियर है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि प्रोटॉन के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा। तो क्या दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट। दूसरा क्या बेटा, दे विल एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन। जब फोर्स ही सेम नहीं है बेटा तो एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू ma। जो प्रॉब्लम फोर्स में होगा वही प्रॉब्लम एक्सेलरेशन में भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ और भी रहेगा उसमें। तो ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स। तीसरा बेटा बोथ विल एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो बता दो बेटा यहां से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड लिखोगे वो क्या लिखोगे, तो मैग्नीट्यूड याद रहे, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं F इज इक्वल टू क्यू ई, समझ पा रहे हैं आप, यहां पे एरो दे दिए तो वेक्टर हो गया, वहां पे डायरेक्शन भी मैटर करेगा, एरो हट गया तो मैग्नीट्यूड हो गया सिंपली स्केलर, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या बेटा, पॉजिटिव। तो चाहे इलेक्ट्रॉन रहे या प्रोटॉन रहे, दोनों में Q की वैल्यू सेम लिखोगे, प्लस लिखोगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों पे क्या होगा बेटा, सेम, यानी बोथ विल एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, जवाब है नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि A इज इक्वल टू F बाई M। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों पे सेम है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास क्या बेटा, सेम है या अपोजिट है, सेम है या अलग है, अलग है। क्लियर है कि नहीं। इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। बता दो बेटा किसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या बेटा, ज्यादा। चलो लिख लो। देखो बेटा यहाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और आप दो वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो नोट डाल के ये भी लिख लेंगे, वी कैन नॉट कंपेयर और डिवाइड।
एनी टू वेक्टर, यानी वेक्टर्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वेक्टर का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे दो फोर्स है तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? जवाब है नहीं। हाँ, आप ये जरूर बता सकते हैं कि दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या किसका मैग्नीट्यूड कम है। चलो लिख लो। दूसरा लिखना है बेटा, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल देन, पहला बेटा इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दूसरा बेटा इट मे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? चलो बताओ कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो देखो बेटा एक बॉडी है, लेकिन बॉडी पे या पार्टिकल पे कोई कमेंट नहीं है कि ये रेस्ट में है या मूविंग है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, मान लो यही ब्लॉक है, ब्लॉक का मास क्या है बेटा m। अब दो पॉसिबिलिटीज है कि रेस्ट में है, रेस्ट में होने का क्या मतलब हो गया कि इनिशियल स्पीड 0। क्लियर है? दूसरी बात बेटा अगर मूविंग है, मूविंग रहेगा तो u क्या बेटा, u इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो बेटा फोर्स लगा दिए, मान लो मैं इस पे फोर्स F लगाया, फोर्स लगाओगे बेटा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया कितना, a इज इक्वल टू F अपॉन m। फोर्स अपॉन मास से क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन। अब देखो मान लेता हूं कि ये फोर्स कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो आप क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे v बराबर u प्लस at। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, अगर u 0 है बेटा तो ये आ गया, लेकिन बेटा अगर u नॉन जीरो है तब क्या आएगा, तब आएगा बेटा v बराबर u प्लस at। a की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ क्या देख रहे हो बेटा कि अगर रेस्ट में पार्टिकल इनिशियली किसमें है, रेस्ट में है, तो v a के क्या रहेगा, पैरेलल, v विल बी पैरेलल टू a। लिखेंगे कि नहीं? लेकिन बेटा क्या यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे v पैरेलल भी हो सकता है और नहीं भी, क्यों? डिपेंड करेगा बेटा u पे, और u पे अभी कोई कमेंट नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि v a के पैरेलल भी हो जाए या v a के पैरेलल नहीं भी हो, तो v में पैरेलल टू a। समझ में आया? ये में क्यों आ रहा है, ये में आ रहा है इस u की वजह से। अगर ये u नहीं रहता, यानी पार्टिकल इनिशियली किस में रहता बेटा, रेस्ट में रहता, तब बॉडी किधर भागती, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किधर है, फोर्स के डायरेक्शन में। क्लियर है? तो देखो बेटा ये सारे क्वेश्चंस कराने के पीछे की वजह क्या है, ये भी देखो बड़ा इजी सा है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी है। और यही चीज है बेटा जो 11th क्लास को आपके पीछे के सारे क्लास से अलग करती है। यहाँ सिर्फ आप मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, यहाँ आप उसके पीछे के फिजिक्स को समझते हैं। ठीक है? अभी तक आपने क्या किया था बेटा, ऑब्जर्व किया था, और अभी तक आपने मेजर किया था। यहाँ आप क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण जान रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? और यही वजह बेटा कि 11th पढ़ने में, 12th पढ़ने में अगर आप वाकई में पढ़ने को एंजॉय करते हो, उसके पीछे का रीजन ढूंढना चाहते हो, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बशर्ते आप ढंग से पढ़ें। क्लियर? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो देखो बेटा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया कि आप वेक्टर को सिंपली अलजेब्रा की तरीके से ऐड नहीं कर सकते हो। वेक्टर का
वेक्टर को ऐड करने का अपना तरीका है, जिनको वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन बोला जाता है। यहाँ पे बेटा दो लॉज है, ठीक है। पहला बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों बेसिकली बेटा सेम ही है, बस दोनों को बोलने का या दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो दोनों का पहले एक एक करके समझते हैं। पहला लिखिए बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा? तो देखो पहला वर्ड क्या है, ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। तो ट्रायंगल बना लीजिए। मान लो बेटा अब इस ट्रायंगल के कितने साइड से, 3 साइड, इसमें से कोई 2 साइड 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब मैंने सिखाया था, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए इसके 2 साइड्स, ये साइड्स ए और ये साइड बी, दोनों साइड क्या बेटा सेम ऑर्डर में लिया गया है और ये 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड बी। तो ये जो थर्ड साइड है बेटा, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये दोनों किस सेंस में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किस में, क्लॉकवाइज। तो ये जो थर्ड साइड होगा बेटा, ये थर्ड साइड क्या करेगा, ए और बी के रिजल्टेंट को दिखाएगा। तो इसको बोल दिया आर वेक्टर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी। तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखिए इफ 2 vectors A and B acting on a body is represented by 2 sides of a triangle taken in same order, इस सेम ऑर्डर को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, then the resultant of these 2 vector will be given by the third side of triangle taken in opposite order। क्लियर? चलो लिख। नेक्स्ट है बेटा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां जो पहला वर्ड है बेटा पैरेललोग्राम, यानी यहां पे क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये बन गया अपना पैरेललोग्राम। मान लो बेटा 2 वेक्टर ए और बी इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ए और बी। क्या बेटा, इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड का क्या मतलब बेटा, जो एक दूसरे पे बैठे हों, जैसे ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ। तो अगर बेटा 2 वेक्टर हैं ए और बी, जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, थ्रू द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। इस पैरेललोग्राम का क्या होगा बेटा, डायगोनल, जिसका टेल क्या होगा बेटा, इन दोनों वेक्टर के टेल के साथ होगा। हो सकता है बेटा आप वेक्टर को ऐसे दिखाए, आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं टेल से टेल नहीं दिखाऊंगा, मैं हेड से हेड मिला के दिखा रहा हूं। तो देखिए ये दोनों साइड क्या बेटा एडजेसेंट है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या बेटा एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके भी 2 डायगोनल हैं, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। तो क्या ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट होगा, नहीं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो डायगोनल होगा जो इसका हेड इन दोनों वेक्टर के हेड के साथ हो। क्लियर है? तो ये लॉ क्या बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ 2 vectors A and B are represented by the adjacent side of a
parallelogram such that their tail or their head is at same point, then their resultant will be the diagonal of parallelogram whose tail or head is at the tail or हेड ऑफ द टू वेक्टर। क्लियर है? चलो लिख लो इसको। बेटा आप कुछ क्वेश्चंस है उनको करते हैं। लिखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिगर है बेटा और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये बेटा ये फिगर है और आपको बताना है इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? चलो बना के दिखाओ। कौन सा होगा बेटा? पहले में कौन सा ऑप्शन होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू सी, थर्ड ऑप्शन। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब सवाल है ऐसा क्यों? तो उसके स्टेटमेंट से ही देखो तो बेटा a प्लस सी इज इक्वल टू बी, a प्लस सी इज इक्वल टू बी। क्या a यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है बेटा, क्या a और c सेम ऑर्डर में है? तो देखो a ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमेगा, मतलब क्या बेटा? क्लॉकवाइज। और c क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों वेक्टर का क्या से ऑर्डर दिख रहा है? सेम ऑर्डर या अपोजिट? अपोजिट ऑर्डर है। क्लियर है कि नहीं? वैसे बेटा यहां से भी आप समझ सकते हो डायरेक्ट कि देखो a और b, a और b क्या बेटा? एडजेसेंट साइडेड ट्रायंगल के टेकन इन सेम ऑर्डर। तो थर्ड वेक्टर क्या बेटा? इसका रिजल्टेंट होगा बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखो ये दोनों a और b किस सेंस में बेटा? क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, जबकि c एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। इसलिए आंसर क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा? थ्रू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कि बेटा अगर दो वेक्टर है जो रिप्रेजेंटेड है किसके द्वारा? थ्रू द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो उनका उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा बेटा वही क्या होगा? उनका रिजल्टेंट। तो देखो तो बेटा a प्लस बी, a प्लस बी, मान लो अगर ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के। क्लियर है कि नहीं? मैं इसको पैरेलली खींच के क्या बना रहा हूं बेटा? एक पैरेललोग्राम बना दे रहा हूं, है कि नहीं? तो ये आएगा थर्ड वाला, ये आएगा डायगोनल, आएगा कि नहीं बेटा? तो क्या C इसका डायगोनल है? कहीं से भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो ऐसे ही चला गया। लेकिन अगर बेटा A और C क्या हो? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हो, तो देखो इसको मैं ऐसे बढ़ा के क्या कर सकता हूँ बेटा? पैरेललोग्राम बना सकता हूँ। तो B क्या आ जाएगा? उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये होगा नहीं, सेम पहले की तरह एक्सप्लेन कर दोगे, फोर्थ वाला तो होगा नहीं। क्लियर है? चलो लिख लो इसको। अब देखो बच्चों कोई भी वेक्टर कैसे सिग्निफाइड होता है? थ्रू इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अभी अभी जो आपने देखा कि दो वेक्टर का क्या बेटा? रिजल्टेंट है r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपन इसको निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा? थीटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो निकालने जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो देखो बेटा इसको मैं कैसे बनाऊंगा? थ्रू पैरेललोग्राम लॉ से। आप ट्रायंगल से भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉरी, आपको पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए बेटा? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बेटा पैरेललोग्राम बना लिया। तो A और B का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इस पैरेललोग्राम का क्या होगा बेटा? डायगोनल होगा। तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो इस R का मैग्नीट्यूड ये है और इस R का अगर A के साथ एंगल अल्फा है
और बी के साथ एंगल बीटा है। तो मुझे आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इस डायगोनल का लेंथ क्या होगा, और ये अल्फा और बीटा एंगल चाहिए। कैसे बनेगा बेटा, तो देखते हैं। यहाँ से बेटा मैंने इस साइड को पहले बढ़ा लिया और यहाँ से एक डाल दिया परपेंडिकुलर। क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर। देखो तो ये दोनों साइड क्या बेटा, पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा बेटा, सेम। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। तो ये आ गया बेटा बी। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, क्लियर है। नामकरण कर लेते हैं, ओ ए बी, इसको बोल दिया बेटा सी, और इसको बोल दिया डी। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी। क्लियर है बच्चों। इस ट्रायंगल से अगर मैं cos थीटा लिखूं, cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, दिस ए डी अपॉन क्या बेटा, ए बी, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी क्या आ जाएगा बच्चों, ए डी आ जाएगा ए बी, जो कि कितना है बेटा, बी। तो ए डी इज इक्वल टू क्या बेटा, बी कॉस थीटा। आ गया कि नहीं, बोलो। तो देखो बेटा ये आपका फिर से अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आप देखते हैं, कौन सा, ओ बी डी। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी। ये जो आर है बेटा, आर क्या है, हाइपोटेनियस है, तो आर स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ओ डी स्क्वायर प्लस क्या बेटा, बी डी स्क्वायर। तो आपको यहां से फिर बी डी की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बी डी कैसे निकलेगा। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल में बेटा साइन थीटा ले लूं, क्या ले लूं, साइन थीटा, तब क्या आएगा बोलिए, साइन थीटा क्या होता है बेटा, पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या है, बी डी, और एच की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ए बी, जो कि बी है, तो बी साइन थीटा। आ गया कि नहीं। अब देखो तो बेटा आर स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर, ओ डी, आर स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ डी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी लिखा जा सकता है कि नहीं। तो ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस क्या बेटा, बी डी स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा सबकी वैल्यू रख दूंगा। ओ ए कितना है बेटा, ओ ए है ए के इक्वल, ए डी कितना है बेटा, बी कॉस थीटा के इक्वल। इसका क्या बेटा, होल स्क्वायर, और बी डी क्या है, बी साइन थीटा के इक्वल। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना, क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों दिख रहा है, यहाँ से क्या कॉमन ले लेना, बी स्क्वायर। अंदर में क्या बच जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बचेगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर में बच गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा 2ab कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। फिर से बेटा इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल अल्फा है, तो अगर मैं tan अल्फा लिखूं, क्या लिखूं बच्चों, tan अल्फा, तो tan थीटा क्या होता है बेटा, p बाई बी। tan अल्फा क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन क्या बेटा, ओ डी।
बी डी की वैल्यू क्या बेटा, बी डी है बी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ओ डी। ओ डी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी। ओ ए कितना, ए, और ए डी कितना बेटा, बी कॉस थीटा। यहां बताइए बेटा अल्फा किसके बीच का एंगल है, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट है बेटा उसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल क्या है, तो जब ए के साथ एंगल पूछ रहा है बेटा तो यहाँ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा है। वहीं अगर बेटा बी के साथ एंगल पूछता तो बी के साथ एंगल कैसे निकलता बेटा, तो देखो ये अल्फा है ये थीटा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा विल बी थीटा माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा माइनस अल्फा। आप चाहे बेटा तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सिंपली इसको क्या करना होगा, इसमें ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखना होगा। जैसे मान लो अगर ये बी होता और ये क्या होता बेटा ए, तब क्या आता बताइए, तब ये जो अल्फा आता बी के साथ तो ये बीटा हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाता बोलिए, tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है, तो हमेशा याद रखेंगे, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद रहे ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और दूसरा क्या एंगल पूछेगा, तो अगर ए के साथ एंगल पूछता है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वही बेटा अगर बी के साथ एंगल पूछता तो tan बीटा बराबर क्या आता, ए साइन थीटा, यहाँ पे ए आ जाता, यहाँ पे क्या आता बी, तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है, चलो लिख लो इसको। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एक एक करके अपन समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले देखो बेटा यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं, तो हम सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा के थोड़ा बेसिक समझेंगे, फिर इस रिजल्ट को एक एक करके पूरा एनालाइज करेंगे। चलिए लिखिए, तो बेटा इससे पहले कि हम थोड़ा रिजल्टेंट को एक्सप्लेन करें, उसके हर छोटे छोटे पॉइंट्स को समझे, हमें थोड़ा सा साइन थीटा और कॉस थीटा को भी समझना होगा। तो देखो बच्चों, अगर आप साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ खींचना चाहें तो कैसे बनेगा। साइन थीटा को रिकॉल कीजिए, बताइए साइन 0 की वैल्यू 0, फिर क्या बेटा साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 क्या होता है बोलिए 1/2, साइन 37 मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में, साइन 37 क्या बेटा 3/5। आप इसको कंठस्थ कर लेंगे, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है 37 और 53। फिर क्या बेटा साइन 45, साइन 45 क्या होता है बेटा 1/√2। फिर क्या बेटा साइन 53 क्या होगा बेटा 4/5। फिर क्या बेटा साइन 60 √3/2, साइन 91। ठीक है, अब देखो बेटा 0 से 360 अगर आप एंगल देखेंगे तो देखिए ये 0 से 360 एंगल है, क्लियर है कि नहीं बोलो। तो देखो बेटा इसमें एंगल जो रहेगा 0 से 90 के बीच में, यहाँ से 90 चालू होगा, यहाँ से यहाँ 180, तो 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ये, यहाँ पे 180 यहाँ पे 270, तो 180 से 270 और ये 270 से क्या बेटा 360। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 0 से 180 के बीच में
0 से 180 के बीच में जो साइन थीटा होगा बेटा वो होगा पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव। और बेटा जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा क्या होता है बेटा, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? लेकिन बेटा यहाँ से यहाँ वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ से यहाँ वैल्यू घटेगी। जैसे अगर मेरे से पूछता कि साइन 180 की वैल्यू क्या होता है बेटा, 0। ये सब कैसे होता है थोड़ा पढ़ाया जाएगा आपको ट्रिगोनोमेट्री में डिटेल में, बस आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए बस। अगर आपसे पूछता साइन 120 की वैल्यू, तो साइन 120 क्या हो जाएगा बेटा, √3/2। साइन 150 की वैल्यू पूछेगा, आएगा बेटा 1/2। तो ये सब वैल्यू है। तो अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाना होगा तो ऐसा बनेगा। क्लियर है बेटा? ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये क्या है बेटा 270, और ये है 360। ऊपर में क्या रहता है बेटा +1 और नीचे में -1, यानी बेटा जो साइन थीटा है वो +1 से -1 के बीच में ही रहेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है क्या साइन थीटा =2 पॉसिबल है, आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस रेंज के बाहर चला जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है क्या साइन थीटा -2 पॉसिबल है, जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वो -2 से भी छोटा हो जाएगा। तो 2-3 बातें हैं जो आप याद रखेंगे, ठीक है? नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 to -1। क्लियर? यानी बेटा -1 से साइन थीटा हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, और 1 से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, 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 घट के क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और फिर बढ़ने लगी, और फिर क्या हो गया बेटा 0। तो इस ग्राफ की ये प्रॉपर्टी है जिसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलो लिख लो इसको। दूसरा बेटा आपका कॉस थीटा। तो देखो तो बच्चों कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। कॉस 37 है 4/5। याद रहे, फिर से बोल रहा हूँ 37, 53। बेसिकली बेटा 4 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी तो आपको याद रहता है 37, 53, 120, 150, कभी कभी 180 भी। क्लियर है? तो इन 5 की वैल्यू आप कभी भूलना नहीं। cos 37 4/5, cos 45 1/√2, ठीक है? cos 53 3/5, cos 60 1/2, cos 90 होता है बेटा 0। फिर आता है cos 120, इसको भी याद रखेंगे -1/2। cos 120 का बेटा -1/2, cos 150 -√3/2, cos 180 वापस क्या बेटा cos 180 -1। क्लियर है? तो देख क्या रहे बेटा 0 से 90 में पॉजिटिव है और 90 से 180 में निगेटिव है। यानी अगर cos की बात करोगे बेटा तो इसका 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में क्या रहेगा पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, थर्ड में भी निगेटिव होता है, और फोर्थ में भी क्या होता है बेटा, फोर्थ में ये होता है पॉजिटिव। तो अगर आपसे cos थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ खींचने बोले तो ग्राफ कैसा बनता है बेटा, ऐसा। क्लियर है? फिर आगे यही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक? अपने को 360 से ही मतलब है अभी तक। तो देखो बेटा ये हो गया 0, ये 90, ये हो गया बेटा 180, ये होता है 270, और ये क्या बेटा 360। तो देखो 0 से 90 के बीच में साइन थीटा क्या था बेटा, इंक्रीजिंग
और 90 से 180 के बीच में डिक्रीजिंग। लेकिन cos थीटा क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 180 तक डिक्रीजिंग है और 180 से 360 के बीच में इंक्रीजिंग है। क्लियर? चलिए इन सबको लिख लीजिए। लिखोगे बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सवाल ये है बेटा, क्या वेक्टर का एडिशन हमेशा पॉसिबल है? क्या आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो? क्या बेटा फोर्स में वेलोसिटी को ऐड किया जा सकता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड को ऐड किया जा सकता है? या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स को ऐड किया जा सकता है? क्या ये मोमेंटम के साथ वेलोसिटी को ऐड किया जा सकता है? जवाब क्या बेटा, नहीं। यानी वेक्टर का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो और जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आप फोर्स में हमेशा फोर्स ही ऐड कर सकते हो और जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा बेटा, एक प्रकार का फोर्स ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टू अ वेक्टर ओनली a vector of same kind can be added and the resultant will also give the same vector। क्लियर? जैसे बेटा क्वेश्चन के तौर पे समझ लेते हैं, लिखिए इस चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला बेटा f प्लस बी, दूसरा बेटा f1 प्लस f2, तीसरा जो है बेटा वो है बेटा P प्लस ई और चौथा है बेटा E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है बेटा, सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो वेक्टर है बेटा वो फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखना बेटा कि देखो ए और बी दो वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल क्या था बेटा, थीटा। तो ये आर क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट हो गया कि नहीं? और ये आर वेक्टर अगर ए के साथ अल्फा बना रहा है, बी के साथ बीटा, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या है था बेटा, आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और दूसरा क्या है बेटा, tan अल्फा क्या आया था बेटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा क्या है, आर और ए के बीच का एंगल है। वैसे बेटा tan बीटा क्या आएगा, तो इसमें ए की जगह बी और बी की जगह ए रख देना। तो क्या आ जाएगा, tan बीटा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। या फिर आप बीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा माइनस अल्फा भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम मैथमेटिकल इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है बेटा वो समझते हैं। सबसे पहले हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का रिलेशन समझते हैं। तो आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच ही होगा। कितने से कितने के बीच में, 0 से 180 के बीच में। तो आप क्या देखें बेटा, 0 से 180 के बीच में आपने देखा कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ ऐसा था कि नहीं? ये 0 था, ये क्या था बेटा 90 और ये क्या था 180। मुझे इस पार्ट की नीड नहीं है तो मैं ये पार्ट डिलीट कर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ कॉस थीटा वैसे वैसे घट रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे बेटा जब कॉस थीटा घटेगा तो आर भी क्या होगा बेटा, घटेगा। यानी जैसे जैसे आप दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे रिजल्टेंट कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा, घटेगा। और उसका रीजन क्या है कि कॉस थीटा
0 से 180 के बीच में डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने का क्या मतलब बेटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस थीटा घटेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स continuously increased from 0 to 180 without disturbing their magnitude, then the resultant of the two vectors then the magnitude of the resultant of the two vector continuously decreases। यानी बेटा अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, घटेगा। और इसका रीजन कॉस थीटा का वेरिएशन है विथ थीटा के साथ। क्लियर है? चलो लिखो। तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा कि इस आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी। तो देखो बेटा आर कब मैक्सिमम होगा, तो ए बी ये सब कांस्टेंट रख के मैं सिर्फ थीटा वैरी कर रहा हूँ। तो आर कब मैक्सिमम, जब कॉस थीटा मैक्सिमम, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, कब, जब थीटा क्या हो 0। और आर कब मिनिमम होगा बेटा, जब कॉस थीटा मिनिमम। अभी अभी आपने देखा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। कब, जब थीटा क्या हो बेटा 180 डिग्री। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर आर टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए बेटा, कॉस थीटा 1 मतलब थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब ए और बी क्या बेटा पैरेलल है। ए और बी पैरेलल मतलब कैसा वेक्टर बेटा, लाइक वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, लाइक वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर। तो उस केस में बेटा आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना होगा, तो जैसे यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 1 रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वैल्यू है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर रूट चढ़ा हुआ है। तो आर मैक्स क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी। क्लियर है? उसी तरीके से बेटा फॉर आर टू बी मिनिमम, आर टू बी मिनिमम, कॉस थीटा क्या होना चाहिए बेटा इस बार, मिनिमम। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। कब, जब थीटा क्या हो बेटा 180 डिग्री। क्लियर? मतलब ए और बी कैसे होने चाहिए, एंटी पैरेलल, यानी कैसा वेक्टर, अलाइक वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स होने चाहिए ये दोनों, अलाइक वेक्टर्स। तो उस केस में जो आर आएगा बेटा वो कितना आएगा, तो देखो यहाँ -1 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उससे रूट हटाओगे क्या मिलेगा, a माइनस बी। देखो बेटा ये आर मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यही वजह बेटा कि यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, मॉड। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी निगेटिव। उसी तरीके से बेटा अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब एक x में हो दूसरा y में हो, एक y में हो दूसरा z में हो। तो तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, इफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल, तब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए और बी क्या बेटा ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये तो cos 90 0 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलो लिखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, देखो क्या सीखा आपने पैरेललोग्राम लॉ में कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, थ्रू द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम।
तो इनका जो रिजल्टेंट होता है बेटा, इनका इसका डायगोनल होता है जिसका टेल कहाँ हो, इन दोनों वेक्टर के टेल के साथ। यानी बेटा दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है। और दूसरी बात किधर होगा, क्या इस दोनों के बीच में कहीं रहेगा या इधर भी आ सकता है। तो भैया अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल होगा जब भी होगा इसके बीच में ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहीं से बनेगा बेटा, लिखिए द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन इन विच द टू वेक्टर इज प्रेजेंट। क्लियर है कि नहीं। एंड इट विल बी इन बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड क्लोजर टू द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। यानी बेटा अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो अल्फा बीटा में कौन बड़ा होगा, ये डिसाइड करेगा कि ए और बी में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो देखो बेटा अगर ए ग्रेटर दैन बी, ए लेस दैन बी और ए इक्वल टू बी, यही दो पॉसिबिलिटीज होगी। तो अगर बेटा ए ग्रेटर दैन बी, तो मैंने आपको क्या सिखाया, रिजल्टेंट किसके क्लोज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब बेटा ये जो रिजल्टेंट है किसके क्लोज हो जाएगा, ए के क्लोज। तो अल्फा क्या होगा बेटा, अल्फा विल बी लेस देन हो जाएगा बीटा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ए का मैग्नीट्यूड बी से क्या बेटा छोटा है, तो इस बार जो रिजल्टेंट है वो किसके क्लोज हो जाएगा बेटा, बी के। जब बी के क्लोज होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, किससे, बीटा से। और अगर बेटा इक्वल है तो इक्वल है तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, उनके बीच से। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये बहुत ज़्यादा मतलब बेटा बहुत ही ज़्यादा यूज होगा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, उनके बीच से। जैसे बेटा मान लो ये पार्टिकल है, इधर मैंने 4 न्यूटन लगाया और इधर मैंने 4 न्यूटन लगाया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, बीच से। देखो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मैग्नीट्यूड क्या था, √a² + b²। क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 4√2। कहाँ से पास होगा, इनके बीच से। उसी तरीके से मान लो कि ये देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बेटा, सेम है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा बेटा, बीच से। इसको मैंने ई नेट बोल दिया है। ई नेट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। उसी तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। मान लो बेटा इधर लीनियर मोमेंटम P है और इधर एक दूसरा लीनियर मोमेंटम P है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा बेटा, रिजल्टेंट पास होगा इनके बीच से। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पी नेट क्या बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट। यहाँ ई नेट क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। ये क्या बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजल्टेंट किसके क्लोज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो। इसको कैसे समझोगे, तो देखो मान लो जैसे बाहुबली मूवी को ले लो, ठीक है। तो बाहुबली मूवी में अगर मैं तुमको ऑप्शन दूं रियल लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ में नहीं, अगर मैं ऑप्शन दूं कि तुम बाहुबली के क्लोज रहना चाहोगे या वो एक और क्या था भल्लाल, तो जवाब क्या आएगा बेटा, बाहुबली। क्यों, ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि बेटा देखने में तो ऐसे भल्लाल देव ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। उसी तरीके से मान लो तुमको कोई प्रॉब्लम आ गया, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक ताकतवर है एक कमज़ोर, तुम किसके पास जाना चाहोगे, हमेशा ताकतवर के पास। क्लियर है कि नहीं। तो इसको आप डे टू डे लाइफ में भी आसानी से महसूस कर सकते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि अगर 2 वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है,
सेम। तो बेटा एक बात तो आपको पता चल गया कि इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, इनके बीच से। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल θ/2 और ये एंगल भी θ/2। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो देखो बेटा आपने देखा r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या रखना है बेटा, b। मैं रख दूंगा वैल्यू, क्या हो जाएगा बेटा √a² प्लस a² प्लस 2a इंटू cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा 2a²। ये भी क्या हो गया बेटा 2a²। यहाँ से मैं 2a² बाहर ले रहा हूँ, अंदर में बच गया 1 प्लस cos थीटा। इसका क्या बेटा √। तो देखो बेटा cos थीटा का कुछ फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। देखो बेटा फॉर्मूला है, कैसे आता है ये सब का कोई नीड नहीं है, फॉर्मूला मैथ्स का है, मैथ्स में वो डेरिवेशन वगैरह होगा, फिजिक्स में मैं बस बता दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब देखो बेटा cos² थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस sin² थीटा। तो cos² थीटा की वैल्यू रख दोगे तो ये किस में बदल जाएगा 1 माइनस 2 sin² थीटा। इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा आपको sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 θ/2। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा तो याद रखेंगे इन सबको, ठीक है। और अगर बेटा मैं यहाँ पे sin² थीटा की वैल्यू रखूँ तो sin² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos² थीटा। तो इसमें मैं क्या करूँगा बेटा cos² थीटा माइनस sin² थीटा 1 माइनस sin² थीटा। डब्बा खोलोगे क्या आ जाएगा -1 प्लस, तो इसको वापस से क्या लिख सकते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। ये -1 इधर आएगा 2 इधर, तो cos² थीटा का एक और वैल्यू मिल गया क्या बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मिल गया कि नहीं? अब देखो बच्चों इसी में अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा रखूं, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 थीटा की जगह मैं थीटा रखता हूं, तो इसी को एक नया तरीके से लिख सकता हूं क्या कि cos² θ/2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दे रहा हूं 2 cos² θ/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं? मैंने 2 थीटा की जगह क्या रख दिया है थीटा। यानी बेटा आप 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 cos² थीटा। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा बेटा 2a², इसकी जगह क्या रख दूंगा 2 cos² θ/2। तो क्या आ जाएगा बेटा 2 2 4 2 निकलेगा, a² से cos² जगह निकलेगा 1 cos, तो cos θ/2। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? अखंड रूप में बेटा ये इस्तेमाल होगा फिजिक्स में कि अगर दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा उनके बीच से। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा मैग्नीट्यूड होगा 2a cos θ/2, या फिर a चूंकि a इज इक्वल टू b है तो आप b भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं 2b cos θ/2। थीटा क्या है बेटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। चलो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देखो आपने देखा कि आर मैक्स कितना आया था a प्लस बी, और आर मीन क्या आया था बेटा मॉड ऑफ a माइनस बी आया था कि नहीं? बोलिए हाँ। तो बताओ बच्चों
अगर आर की वैल्यू पूछे तो कोई भी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू से या तो बड़ी होगी या तो इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगी बेटा, या तो छोटी होगी या फिर इक्वल, तभी मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड होगा। यानी जो आर की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी आएगा कि नहीं। अब देखो बेटा इसी को बहुत सारे बुक्स में कॉम्प्लेक्स रूप में भी लिखा रहेगा। इस ए को कैसे लिख देगा, इस तरीके से लिख देगा, मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। हो गया कि नहीं। तो ये क्या बता रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैंने मॉड क्यों लगाया है, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ऐसे लिख देगा आर लेस देन इक्वल टू क्या लगा देगा बेटा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, और इसका क्या लगा देगा बेटा, मॉड। तो इसी बात को कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख देगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा बेटा अगर आपसे पूछता है कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, क्या बेटा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के इक्वल है। तो देखो बेटा ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी ये इसके इक्वल नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रखोगे। तीसरा पॉइंट है बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर कब इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखो बेटा मान लो कि ए और बी दो वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट आर है, तो आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी को कब इक्विलिब्रियम में बोला जाता है, जब इनका रिजल्टेंट क्या हो बेटा, जीरो। तो लिखेंगे स्टेटमेंट, two vectors A and B are said to be in equilibrium if their resultant is a zero or null vector. Null vector मतलब a vector having zero magnitude. तो देखो बेटा A और B कब होगा, for A and B to be in equilibrium क्या होना चाहिए बेटा, आर शुड बी जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा प्लस से माइनस, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू -1 इंटू वेक्टर बी। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, और ये स्केलर पॉजिटिव है या निगेटिव, निगेटिव। क्लियर है कि नहीं। और साथ में बेटा इसका वैल्यू क्या है, -1। यानी बेटा दो वेक्टर कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। लेकिन बेटा अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो लिख लेंगे टू वेक्टर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, पहला पॉइंट क्या बेटा, बोथ विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, और दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, देयर डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। क्लियर, चलो लिख लो।